नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारे वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बच पाता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर हम बातचीत करेंगे श्रवण जी से, जानेंगे कि वो किस विषय पर बात करने वाले हैं और किस मुद्दे को उठाने वाले हैं। श्रवण जी। देखिए, मुद्दा थोड़ा सा गंभीर है और वो जी। आपने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। मैंने जानबूझकर इंट्रोड्यूस नहीं किया। हाँ जी। देखिए, मैंने जो बातचीत का मुद्दा चुना है वो ये है कि मोदी जी को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जैसा कांग्रेस में चलता रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है कि अभी इतना ज्यादा उनके खिलाफ उनके सितारे चल रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसा करना चाहिए। कर सकते हैं क्या, करना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कर सकते हैं क्या कि वो कुछ समय के लिए सत्ता की केंद्र से अपने आप को अलग हटा लें। अगर मैं जो बहुत ही विनम्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बजाय ये कहने के कि वो उनको अपना जो पद है वो किसी और को दे देना चाहिए, क्योंकि स्थितियां अभी जो चल रही हैं वो अनुकूल नहीं है बीजेपी के सरकार के तमाम चीज़ों के। हालांकि वो मानेंगे नहीं और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी सलाह वो कभी मानते नहीं है। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राज्यों के संदर्भ में मोदी खुद ऐसा करते रहे हैं कि जब भी उनको लगता था कि ये इस मुख्यमंत्री के अंतर्गत बीजेपी हार जाएगी चुनाव, तो वो बदल देते थे उस मुख्यमंत्री को। ऐसा कई बार किया उन्होंने, सफलतापूर्वक किया। मतलब इसमें एक चीज ये है कि रातों रात रूपाणी को हटा दिया, वहां भूपेन्द्र भाई को गुजरात में कर दिया, त्रिपुरा में कर दिया उन्होंने, उसके बाद कर्नाटक में उन्होंने प्रयोग किया पर वो थोड़ा सा बूमरैंग कर गया। बम्बई साहब को लाए थे येदियुरप्पा की जगह थोड़ा, पर उत्तराखंड में सफल हो गया, उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले। और हरियाणा में उन्होंने किया, अभी जो खट्टर साहब को हटा के सैनी जी को लाए। और भी कई जगह उन्होंने किया है। वो करते रहे कि जैसे ही चुनाव आता था वो लोगों को हटा देते थे, या कमजोर लगता था तो हटा देते थे। अब क्या हो गया कि चुनौती उनके खुद के सामने हो गई है, और वो चुनौती थोड़ी गंभीर किस्म की हो गई है। वो ये हो गई है कि मतलब जो 2024 के संकेत जो हैं वो 29 के लिए, अगले चुनाव के लिए ठीक नहीं है। मतलब मोदी जी के लिए भी ठीक नहीं है और बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं है। और मोदी जी अगर बने रहते हैं तो बीजेपी के लिए तो बहुत ही खराब है, और फिर बीजेपी के लिए खराब है तो संघ के लिए भी खराब है। तो मैं आशुतोष जी इस संदर्भ में 3-4 बातों का, संकेतों का उल्लेख करना चाहता हूँ। मतलब जी सर। जो थोड़े इंपॉर्टेंट संकेत हैं कि उनसे क्या ये मेरी बात को कंफर्मेशन होता है क्या कि हाँ मोदी जी को ऐसा करना चाहिए। पहला तो यह है कि मोदी जी को वाराणसी में जीत का जो मार्जिन हुआ वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। मतलब 1.5 लाख वोट से प्रधानमंत्री जीते हैं, और पिछले चुनाव की तुलना में, 2019 के चुनाव की तुलना में भी बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी कहें कि बहना जी खड़ी हो जाती तो मोदी जी को भागना पड़ता जान बचाकर, वो 2-3 लाख वोटों से जीत जाती। मैं ये कह रहा हूं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद, और इतना उन्होंने, मतलब जिसको काशी के लोग तो कहते हैं विध्वंस किया, पर उन्होंने जो भी निर्माण कार्य किया उसके बाद अगर वो उनका वो जीत का जो मार्जिन है वो इतना कम होता है तो ये अलार्मिंग है। ये एक
मुद्दा है कि ये उनकी जो पॉपुलरिटी में डिक्लाइन हो रहा है उसका एक संकेत इसलिए भी है कि पूरी स्टेट की मशीनरी जुटी हुई थी, सारा मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश का लगा हुआ था, कई केंद्रीय मंत्री लगे हुए थे, सब कुछ लगा हुआ था। उसके बाद ये हाल है, मतलब कई शिकायतों के बाद। दूसरा संकेत आशुतोष जी ये है कि जो आपने भी चर्चा की थी कि सीएसडीएस का जो पोस्ट पोल सर्वे आया था जी उसमें आपने बताया था, वैसे भी है कि राहुल गांधी से मोदी जी की जो पॉपुलरिटी का परसेंटेज है वो राहुल गांधी का बताया था ज्यादा सीएसडीएस के पोल सर्वे में। जी ये दूसरा संकेत मैं मानता हूं, मतलब ये जो एक तो मैंने आपको बनारस का उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का बताया, तीसरा संकेत जो ये है कि काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का तो निर्माण ठीक है, आपने अयोध्या में जो मंदिर बनाया इतना भव्य शिलान्यास किया और इतना भव्य शुभारंभ किया, 7-8 हजार लोग आए, कौन नहीं था उसमें देश का, सारे के सारे लोग थे। और अ, इतनी तमाम चीजें वहां दिखाई गई, मतलब दुनिया को दिखाई गई कि भाई हमने क्या किया है यहाँ अयोध्या में, मतलब भगवान राम साक्षात आ गए यहाँ, ऐसा। और फिर वो मंदिर के उद्घाटन के बाद आपने एक देखा, एक समारोह और हुआ था रामनवमी पर, तो वो सूर्य की किरणें जो हैं वो भगवान राम के मस्तक पर उनका प्रवेश करवाया गया। फैजाबाद की सीट हार गए, फैजाबाद मतलब अयोध्या, अयोध्या मतलब फैजाबाद, तो वो सीट हार गए। साधारण से मतलब विनम्र और सिंपल समाजवादी पार्टी के आदमी ने अयोध्या की सीट पर उन्होंने हरा दिया, बीजेपी को हरा दिया, लल्लू सिंह को हरा दिया, जो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे कि 400 सीटें और संविधान बदल जाएगा, वो खुद ही हार गए। जी तीसरा जो संकेत मैं आपको आशुतोष जी शेयर करना चाहता हूं ये कि बीजेपी के पास 241 सीटें, 241, उसमें एक सीट सूरत की अगर निकाल दें जो बिना चुनाव के जीत ली तो 240 सीटें। 240 सीटों में 114 114 उम्मीदवार जो बीजेपी के जीते हैं, उनकी जीत का मार्जिन पीएम के मार्जिन से ज्यादा है। प्रधानमंत्री की जीत का जो मार्जिन है बनारस में, उस जीत के मार्जिन से, मतलब मैं इसमें ये जिक्र नहीं कर रहा हूं कि अमित शाह 7.5 लाख वोटों से जीते, पर मैं देश भर में जो 100, गुजरात की बात छोड़ भी दें तो 114 उम्मीदवारों की जीत का मार्जिन जो है वो पीएम की जीत के मार्जिन से ज्यादा है। चौथा जो संकेत में बीजेपी की डिक्लाइनिंग पॉपुलरिटी या पीएम का करिश्मा काम नहीं आया, पीएम के चेहरे ने चमत्कार नहीं किया, 240 सीटों में 18 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी के उम्मीदवार 25,000 से कम मतों से जीते। अब अपन और चीजों को इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, जो एलिगेशन हैं ईवीएम के या और तमाम चीजों के, वो काउंट नहीं कर रहे हैं, पर 25,000 से जीते, उससे कम से, 25,000 से कम से। 8 सीटें ऐसी है जिसमें 6,000 से कम के मार्जिन से जीते भाजपा के उम्मीदवार। ये मैंने आपको 4 संकेत बताए। अब पांचवा संकेत आता हूं, मैं उस पांचवें संकेत को सबसे बड़ा संकेत मानता हूं, मतलब पहले संकेत से भी बड़ा संकेत मानता हूं। गुजरात में बनासकांठा में जेनी भाई ठाकुर 48 साल की कांग्रेस की उम्मीदवार
उसने क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे इकट्ठे किए, उसका पैसे ही नहीं थे चुनाव लड़े, और वो विधायक रही है, विधायक थी। उसने गुजरात में बनासकांठा में बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। ये 10 साल में पहली बार हुआ, 2014 में नहीं हुआ, 2019 में नहीं हुआ। 2014 में भी 26 की 26 सीटें बीजेपी को, 2019 में भी 26 की 26। मैंने एक डिबेट में कहा था कि मैं ये जो जीनी भाई की जो ठाकुर की जो जीत है उसको राहुल गांधी की जीत से भी बड़ी जीत मानता हूँ, रायबरेली की जीत से, कि जी। ये इसने महिला ने अकेले की दम पर बिना पैसे के, आप सोचिए कि इसमें जो संकेत है वो ये कि गुजरात में जो मोदी जी जहां चरण पादुका सत्ता चलाते हैं गुजरात में, और फोन पर मुख्यमंत्रियों को बदल देते हैं, पूरा मंत्रिमंडल बदल देते हैं, वहां एक महिला ने, मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका जो मोदी जी का या शाह साहब का जो क्लाउट है, पॉलिटिकल क्लाउट है, वो ढलान पर है उनके खुद के स्टेट में भी, ये मैं बताना चाहता हूँ, जो कि उनका स्टेट तो एक बिल्कुल इंसुलेटेड रहा है पूरे के पूरे रेजिस्टेंस से। 303 सीटें थी, 240 या 41 हो गई आपके पास, 62 सीटें आपकी कम हो गई। आपका क्लेम था 303 जो थी 2019 में, और क्लेम 370 था, दावा था, और एनडीए का 400 था। ये अपने आप में बताता है कि, मतलब जो मैंने आपको इंडिकेटर्स और बताए, जो पॉपुलरिटी में डिक्लाइन के, मोदी जी के क्लाउड के कमजोर होने के, वो अपनी जगह। अब जो आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने पूर्व के इंडिकेटर्स बताए, जी। उसी के पर्सपेक्टिव में आप आरएसएस का की नाराजगी को देखिए, और जो पूरी की पूरी योगी की एक्टिविटीज को देखिए, और पूरा का पूरा जो आप शिवराज सिंह का रिहेबिलिटेशन है, केंद्र में जो मंत्रालय दिया, उनको सम्मान दिया जा रहा है, गडकरी को जो जिस तरह से किया गया, और अपोजिशन का जो अब अटैक होने वाला है पार्लियामेंट में और शुरू हो गया है, ये मुझे तमाम चीजें जो दिखाती हैं आशुतोष जी, कि अगर कुछ नहीं किया गया तो मुझे कुछ थोड़ा सा लगता है कि मोदी जी के लिए जनता की तरफ से भी दिक्कत, और विपक्ष की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी, संघ की तरफ से भी, और ये तमाम चीजें हैं। ये कुल मिलाकर ये बताता है कि जो 2014 वाला और 2019 वाला मामला था, वो, अब मैं इसमें एक थोड़ा सा केवियट ये लगाना चाहता हूँ कि हो सकता है मोदी जी कुछ चमत्कार कर दें, और वो इन सारे मोर्चे जो मैंने गिनाए उनको रिपेयर कर लें, और पॉपुलरिटी को फिर से गेन कर लें। पर जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ा सा उस ओर इशारा नहीं कर रही हैं, और उसमें अगर वो कोई ऐसा रास्ता निकालें कि सत्ता में बने भी रहें और जिम्मेदारी बच जाए, जैसे कि रेल एक्सीडेंट के मामले में ये लोग बच जाते हैं, या और दुर्घटनाओं में बच जाते हैं, या तो थोड़ा सा फेस सेविंग मोदी जी के लिए हो सकता है। नहीं तो मैं बहुत थोड़ा सा मुश्किल का समय देख रहा हूँ, और वो उससे निकल पाएंगे कि नहीं, ये मुझे थोड़ा सा डाउट भी है। क्या, मैं पार्लियामेंट की प्रतीक्षा भी कर रहा हूँ, संघ के अगले हमले की भी कर रहा हूँ, और योगी जी के अगले कदम की भी कर रहा हूँ कि ये
पार्टी के अंदर से भी विद्रोह के संकेत पढ़ने की कोशिश में हूँ, और पार्लियामेंट से जो निकलने वाला है उसको भी देखने की कोशिश में हूँ। कुल मिलाकर थोड़ा सा मोदी जी के लिए मुश्किल का समय है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा है, तो इसलिए उनके लिए निकलने का रास्ता बस यही है कि वो सत्ता में बने भी रहें और नहीं भी रहें, पर वो ऐसा स्वीकार करेंगे क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के लिए इतना। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।